दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक को एक बहुत बड़ी अमाउंट अपने डूबे हुए कर्ज के रूप में वापस मिल चुकी है और इस बार अनिल अंबानी ने अपना सेटलमेंट कर दिया है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि अनिल अंबानी लगातार अपनी सारी कंपनियों का कर्ज चुका चुके हैं, कंपनियों को कर्ज मुक्त कर चुके हैं और जो फाइनल सेटलमेंट था उनका यस बैंक के साथ उसका भी निपटारा कर दिया गया। आपको ये एक पता ही होगा कि एक समय ऐसा था जब यस बैंक ने अनिल अंबानी के हेडक्वार्टर पे कब्जा किया था, क्योंकि पैसे बाकी थे उसको चुका नहीं पाए। तो इनका जो रिलायंस का जो हेडक्वार्टर था अनिल अंबानी का, उसके ऊपर यस बैंक ने अपना बिजनेस शुरू किया और वहाँ पे यस बैंक की जो मुख्य ब्रांच खोली गई। तो आप देख सकते हो कि अब वो समय बदल चुका है और अनिल अंबानी इस समय बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो उन्होंने अपना सेटलमेंट कर दिया। इससे यस बैंक को भी बड़ा बेनिफिट मिला है। यहाँ पे इसके अलावा आरबीआई ने एक बड़ा फैसला और किया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और गिरते बाजार में भी यस बैंक का स्टॉक आज ग्रीन है, क्योंकि इसको एक बड़ा अपना पुराना डूबा हुआ कर्ज मिला है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स 81,938 के स्तर पर है, जहाँ पे 469 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.57% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। लेकिन जो सुबह गिरावट जितनी ज़बरदस्त हुई से उससे आप देखें बाजार इस समय आपको थोड़ी सी भरपाई हो गई है। और अब आप देख रहे गिरावट इसलिए हुई क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने उनकी जो न्यूक्लियर साइट थी उस पर बॉम्ब डाले, जिसकी वजह से माहौल पूरा गड़बड़ हुआ। क्योंकि ईरान ने ऐलान किया कि वो जो तेल का जो रूट है जिसके माध्यम से जो तेल आता है उसको वो बंद करने जा रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो कि इंडिया के लिए भी इस समय 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे एक माहौल निगेटिव बना। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे रास्ते तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि सभी देशों को नुकसान होगा। ऐसे में आप देखो कि कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर दूसरे लंबे रास्ते से इसको लाना पड़ा। तो आप देखो कि इस समय प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके लिए भी निपटारे भी किए जाएंगे, आगे कुछ सेटलमेंट किए जाएंगे। तो ये इस वजह से माहौल गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में भी आज गिरावट है 56,080 के स्तर पर, जहाँ पे 172 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.31% डाउन है निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट है, लेकिन वो थोड़ी सी कम है। 27,930 के स्तर पे क्लोज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 48 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.17% डाउन है निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, लेकिन उसके बाद भी यस बैंक का स्टॉक इस समय ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो 19.84 पर इस समय आपको स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 0.56% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि इंट्राडे में हल्की सी गिरावट हुई थी, लेकिन फिर रिकवरी हुई है। इसके पीछे वजह यह भी है कि यस बैंक का जो शेयर है उसका 21.5 रुपये में सेटलमेंट हुआ था प्राइस का। जापान की एसएमबीसी और एसबीआई के बीच में जो डील हुई है, जिसमें 21.5 रुपये के भाव में वो शेयर खरीदे हैं, उस प्राइस से स्टॉक नीचे है और इसीलिए स्टॉक लगातार इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम ज़बरदस्त है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 4 पे है, नहीं अच्छे वॉल्यूम में काम का जो बड़े फंड हाउस की यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने जो सोमवार को एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, देख सकते हो कि JR टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने यस बैंक के साथ अपने 273 करोड़ के ब्याज सहित रकम का जो पूरा सेटलमेंट कर लिया है। तो यह रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है जिसने अपना पूरा सेटलमेंट कर दिया है, यस बैंक को पेमेंट चुका दिया है ब्याज के साथ। कंपनी ने बताया कि यह समझौता पहले से मौजूद सेटलमेंट एग्रीमेंट के एडमेंट के रूप में हुआ है, जिसके तहत JRTR ने यस बैंक को पूरे कर्ज का भुगतान कर दिया है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को 23 जून को आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक माहौल पॉजिटिव बन गया स्टॉक के अंदर भी। तो ये देख सकते हो कि पूरा मामला अगर देखें तो JRTR पर यस बैंक का कुल बकाया 273 करोड़ था ब्याज के साथ में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इस कर्ज की कॉरपोरेट गारंटर थी। तो अब ये JRTR द्वारा पूरा भुगतान कर दिए जाने के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गारंटी की जिम्मेदारी थी वो भी समाप्त हो गई है, यानी पूरा कर चुका दिया गया। यस बैंक को काफ़ी बड़ी रकम मिल गई है।
तो यस बैंक न तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई हिस्सेदारी रखता है, न ही वह प्रमोटर ग्रुप या संबंधित पक्ष से का हिस्सा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डील फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न सिर्फ कंपनी की देनदारियां घटी है, बल्कि गारंटी दायित्वों से भी उनको छुटकारा मिल गया है। निवेशकों के लिए यह सकारात्मक खबर हो सकती है। तो ये रिलायंस इंफ्रा के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, और साथ में यस बैंक के लिए, क्योंकि यस बैंक को अपना डूबा पैसा मिला है। तो देख सकते हो एक के बाद एक यहाँ पे सेटलमेंट। अभी हम पिछले 2 दिनों पहले ही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंपनी को अपना डूबा हुआ एनपीए और मिला। जेएलआर के साथ में इन्होंने अपना सेटलमेंट कर दिया था। जेएलआर जो आप देखें तो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आप देखें जेसी फ्लावर्स ने यहाँ पे इनके पूरे कर्ज को लिया था, और धीरे धीरे जैसे रिकवरी हो रही है यस बैंक को चुकाया जा रहा है, क्योंकि पहले पैसा नहीं दिया गया था। 85 रकम बाकी थी और 15% रकम ही अपफ्रंट में चुकाई गई थी। तो वो धीरे धीरे से जैसे रिकवरी हो रही है, पैसे यस बैंक को मिल रहे हैं, जो यस बैंक के लिए आने वाले समय उसके लिए काम की जो है जगह पूरा करेगी। अब यहाँ पे आने वाला है हमारे सामने, देख सकते हो कि Q1 तैयारी हो चुकी है। तो ये जून महीना खत्म होगा, कैसे रिजल्ट की संभावना बन रही है। तो अगर हम देखें तो मार्च 2024 में रिवेन्यू 9,100 करोड़ के आसपास था। जून में ये कम होकर 8,996 करोड़ के आसपास है। सितंबर में फिर से बढ़ के 9,225 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर में 9,416 करोड़ तक पहुंचा। तो मार्च में ये 9,438 करोड़ तक पहुंचा। तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है, बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए मार्च 2024 में 467 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। जून 2024 में बढ़ के 516 करोड़ तक पहुंचा, और सितंबर में ये 567 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर की बात करें तो प्रॉफिट बढ़ते हुए 619 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2025 में ये 745 करोड़ तक पहुंचा। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है, लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है। उम्मीद है कि इस बार Q1 बेहतर होगा, और फिर यस बैंक में शानदार तेजी की संभावना बनेगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बाजार की नज़रें बनी हुई है। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नया सर्कुलर जारी किया है। फाइनेंशियल 2026 से देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को राहत मिलेगी। नए सर्कुलर के तहत जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जरूरत 75% से घटाकर 60% हो जाएगी। आरबीआई ने फाइनेंशियल 2026 से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से जुड़े नियम आसान किए हैं। पीएसएल का एडिशनल कंपोनेंट 35% की बजाय 20% होगा। आरबीआई का कहना है कि कुल पीएसएल की ज़रूरत भी 75% से घटाकर 65% होगी, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर को कम लोन देना होगा। इसके बाद में सेक्टर के कुछ स्टॉक पर आने वाले समय ब्रोकेज हाउस की राय भी बन के आई है। तो मॉर्गन स्टैनली ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर राय देते हुए कहा है कि आरबीआई के नए सर्कुलर से यहाँ पे एसबीएफ को राहत मिली है। आरबीआई ने 2026 से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से जुड़े नियमों को आसान कर दिया। उनका कहना है कि यहाँ पे पीएसएल का एडिशनल कंपोनेंट 35% की बजाय 20% होगा। कुल पीएसएल की जरूरत 75% से घटाकर 60% कर दी गई है। तो ब्रोकेज फर्म का मानना है कि आरबीआई के नए नियमों का मतलब है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर को कम लोन देना होगा। उन्होंने आरबीआई के सर्कुलर को स्ट्रक्चरल पॉजिटिव बताया। इससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की रफ्तार और बेहतर हो सकती है। वही दूसरे ब्रोकेज फर्म सिटी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय देते हुए कहा कि आरबीआई के नए सर्कुलर से एसबीएफ को राहत मिली है। नए सर्कुलर में फाइनेंस 2026 से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर जुड़े नियम आसान हुए। सर्कुलर के मुताबिक पीएसएल का एडिशनल कंपोनेंट 35% के बजाय 20% होगा। पीएसएल ने टारगेट हासिल करने के लिए एमएफआई को ज़्यादा लोन दिया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉन पीएसएल पोर्टफोलियो अब बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है, आरबीआई का शानदार फैसला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।